हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मैथ मेंटर पे स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक पेपर जो हमारे एमएससी थर्ड सेमेस्टर का एक पेपर है, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, तो आज इस पेपर का मेरा ये पहला वीडियो है जिसमें मैं इसके इंट्रो, पहले आपको इसका इंट्रो देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे इस पेपर के बारे में हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये पेपर क्या है, इसमें पढ़ना क्या है हमको। ठीक है, तो देखिए बेसिकली नाम से क्लियर है, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बताइए डायनेमिक्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डायनेमिक्स का क्या मतलब होता है। तो देखिए डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली स्टडी ऑफ फोर्सेस and their effect on the motion, ठीक है, of a body। ठीक, मतलब क्या, स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, मतलब क्या कि किसी बॉडी पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, इसके बारे में हमको बात करनी है। और उन फोर्सेस से उस बॉडी में क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस पेपर में हमको यही बात करनी है। और दूसरा जो पॉइंट आता है वो हमारा आता है रिजिड बॉडी का। ठीक है, तो बेसिकली रिजिड बॉडी क्या होती है, तो देखिए रिजिड बॉडी, अ बॉडी in which mutual distance between any two particles remains invariable an effect of any external forces। ओके, तो देखिए बेसिकली मैंने ये रिजिड बॉडी की जो डेफिनेशन लिखी है आपके सामने, इसको मैं जरा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, हालांकि ये बचपन की बात है, आप लोग 11th में छोटे क्लासेस में भी इसको एक बार पढ़े होंगे, फिर भी मैं एक बार डिस्कस करता हूँ। अ बॉडी इन विच म्यूचुअल डिस्टेंस between any two particles remains invariable in effect of any external forces। ठीक है, मतलब कि जैसे आपको पता है कि कोई भी बॉडी होती है ना, तो वो इनफाइनाइट मेनी पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है। तो इसका रैंडमली हम अगर कोई दो पार्टिकल लें, ठीक है, और इन दोनों पार्टिकल्स के बीच की ये म्यूचुअल डिस्टेंस जो है, अगर ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, दैट इज चेंज नहीं होती है, इनवेरिएबल होती है, इस पर हम अगर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई करें तो भी उसके इफेक्ट में भी ये डिस्टेंस क्या हो, अगर इनवेरिएबल हो, तो ऐसी बॉडी को हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम पढ़ेंगे क्या डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी में, कि किसी रिजिड बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे उस फोर्स का बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, उसकी पोजीशन में क्या चेंज होता है, वगैरह वगैरह, मतलब उसमें क्या क्या उसका इफेक्ट होता है फोर्स का, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए अब देखिए इसके डिस्कशन के लिए सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा ना कि ये जो रिजिड बॉडी होती है, तो इसके डायनेमिक्स पे किस किस फैक्टर से इसका डायनेमिक्स इफेक्टेड होता है। ठीक है, तो बेसिकली उन्हीं सारे फैक्टर्स को हम प्रॉपर्टीज ऑफ रिजिड बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो रिजिड बॉडी की डायनेमिक्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उनमें सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो होता है मास। क्या होता है, मास। ठीक है, सबसे पहला होगा मास, दूसरा होगा फ्रिक्शन। ठीक है, दूसरा होगा, तीसरा होगा डैम्पिंग वैल्यू। ठीक है, वे भी ये तीसरा जो होगा वो आपके लिए नया होगा, बाकी तो ये सब जाना पहचाना होगा आपके लिए। चौथा जो होगा इलास्टिसिटी। ठीक है, इससे भी आप लोग परिचित होंगे। चलिए ठीक है, तो ये 4 पॉइंट पे हम बात करेंगे। ठीक है, बेसिकली किसी भी रिजिड बॉडी के यही 4 फैक्टर होते हैं, 4 प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके बेसिस पे उसके डायनेमिक्स की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्टर या प्रॉपर्टी है मास,
उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं कि ये डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी को कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है। तो चलिए इसके लिए एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने लेते हैं, जिससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कोई थियरी नहीं, बिल्कुल पिक्चर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज कि ये एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है जिसका मास है 100 kg, और एक दूसरा ब्लॉक है जिसका मास है 10 kg, ठीक है। सपोज कि दोनों मोशन में है, ठीक है, दोनों मूव कर रहे हैं, तो दोनों अगर एक दूसरे को आके हिट करते हैं, एक दूसरे को कोलाइड करते हैं, तो ये बाउंस बैक भी करेंगे। और बाउंस बैक जब करेंगे ना, तो ये वाला जो ब्लॉक है वो ज़्यादा डिस्प्लेस होगा, और ये जो हैवी मास का ब्लॉक है ये कम डिस्प्लेस होगा। दैट इज इसके डिस्प्लेसमेंट पे, इसके बाउंस बैक मोशन पे सीधे सीधे इसके मास का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ज़्यादा मास है तो कम बाउंस बैक करेगा, और जो हल्का होगा वो ज़्यादा डिस्प्लेस होगा। तो यहीं से पहला तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। दूसरा, अगर मान लीजिए कि कोई एक 10 kg मास का कोई एक ऑब्जेक्ट है, और एक 5 kg मास का कोई ऑब्जेक्ट है, दोनों ऐसे यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब हम किसी तीसरे ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये भी कुछ मास m का होगा, इससे अगर इन दोनों पे एक साथ हीट करते हैं, ठीक है, तो ये जो 5 kg वाला है ये ज़्यादा डिस्प्लेस होगा। सपोज ये यहाँ आ गया, लेकिन ये 10 kg वाला जो होगा ना वो कम डिस्प्लेस होगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि अगर इनकी म्यूचुअल कोलिजन ना इनके बीच हो, बल्कि किसी तीसरे ऑब्जेक्ट से अगर इनको कोलाइड कराया जाए, तो ये जो हैवी मास का होता है वो कम डिस्प्लेस होता है, जो कम मास का होता है वो ज़्यादा डिस्प्लेस होता है। दैट इज कि इसके मोशन पे, इसके डिस्प्लेसमेंट पे सीधे सीधे इसके मास का इफेक्ट पड़ता है। दैट इज इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, जो इसका मोशन है, वो इसके मास से अफेक्टेड है, ठीक है। तो ये हो गया मास का इफेक्ट। दूसरी बात हम करेंगे फ्रिक्शन की, ठीक है। तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं ऐसे फिगर बना के समझने के लिए, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो फ्रिक्शन का है, ठीक है। तो फ्रिक्शन में देखिए, हम बेसिकली एक अगर इंक्लाइंड सरफेस लें कुछ इस तरह का, और एक दूसरा इंक्लाइंड सरफेस लें इस तरह का, ठीक है, ओके। अब इस पे एक मास लेते हैं m मास, एक बॉडी लेते हैं जिसका मास m है, और इस पे भी सेम बॉडी लेते हैं जिसका मास सेम m ही है, ठीक है। सपोज कि इसका जो फ्रिक्शन है वो 100 है, और इसका जो फ्रिक्शन है वो 10 है, ठीक है। जब दोनों बॉडी एक साथ, जब इस पे चूंकि प्लेन इंक्लाइंड है, तो बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी। तो जो बॉडी मूव करती है, तो ये जिसका फ्रिक्शन ज़्यादा है उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कम होता है, और जिसका फ्रिक्शन कम है उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये फ्रिक्शन जो होता है वो इस बॉडी के मोशन को इफेक्ट कर रहा है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई ट्रांसलेशनल मोशन की। अब इसी फ्रिक्शन के मतलब इसी को हम अब रोटेशन के फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, और एक और इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। इसका फ्रिक्शन हमने 100 बोल दिया, इसका बोल दिया 10 है, ठीक है। अब इस पे सपोज कि कोई एक स्फेरिकल बॉडी है, सेम मास की, इस पे भी स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है, दोनों का मास सेम है, ओके। m मास इसका भी है, m मास इसका भी है, ठीक है। अब देखिए ये बॉडी, मान लीजिए बॉल है ये दोनों, ठीक है, ऐसे डिजाइन बना हुआ है, ओके। इसका फ्रिक्शन ज़्यादा है, तो जब इस पे बॉडी वो मूव करेगी नीचे की तरफ, तो ये रोटेट करता हुआ नीचे आएगी, ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाएगा, मतलब इसमें रोटेशन आ जाएगा। जबकि ये बॉडी स्लाइड करती हुई नीचे आएगी, मतलब इस बॉडी में क्या होगा, ये बॉडी यहाँ से स्लाइड करती हुई नीचे जाएगी, और इसमें क्या हो जाएगा, इस बॉडी में देखिए रोटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी हम समझ सकते हैं ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये रोटेशन हो रहा है बॉडी में। तो यहाँ पे देखिए जब फ्रिक्शन ज़्यादा रहता है तो बॉडी में रोटेशन होता है, फ्रिक्शन कम हो रहा है तो बॉडी में रोटेशन नहीं हो रहा है, बल्कि बॉडी स्लाइड कर रही है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो बॉडी के मोशन पे, इसके डायनेमिक्स पे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। और तीसरे पॉइंट की अगर बात करें डैम्पिंग वैल्यू की, तो डैम्पिंग वैल्यू क्या होता है, इसको आप एयर के रेफरेंस में समझ सकते हैं, एक एयर रेजिस्टेंस समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट ये
m मास का है और दूसरा भी m मास का है, ठीक है, मास सेम है दोनों का। अगर इसकी डंपिंग वैल्यू, मान लीजिए इसकी डंपिंग वैल्यू 100 है, ठीक है, इसकी डंपिंग वैल्यू अगर 100 है और इसकी डंपिंग वैल्यू 10 है, ठीक है, तो जिसकी डंपिंग वैल्यू ज़्यादा होगी वो नीचे धीरे धीरे आएगा और जिसकी डंपिंग वैल्यू कम होगी वो नीचे तेजी से आएगा। यानी कि जिस ऑब्जेक्ट की डंपिंग वैल्यू कम होती है वो उस कम डंपिंग वैल्यू कम होने का मतलब क्या हुआ, उस पर एयर रेजिस्टेंस कम लगेगा और जब उस पर एयर रेजिस्टेंस कम लगेगा तो उसका मोशन क्या होगा, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यानी कि वो जल्दी नीचे आएगा और ये धीरे धीरे नीचे आएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक आपने अगर छत से एक हाथ से फेदर गिराया और एक हाथ से क्लॉथ गिराया तो देखते हैं आप फेदर धीरे धीरे नीचे आता है, जबकि क्लॉथ क्या होता है, जल्दी नीचे आ जाता है, तेजी से नीचे आता है। इसका यही रीजन होता है कि जो फेदर होता है उसकी डंपिंग वैल्यू ज़्यादा होती है और क्लॉथ की डंपिंग वैल्यू कम होती है, जिसकी वजह से फेदर पे रेजिस्टेंस ज़्यादा लगता है और वो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कम हो जाती है, जबकि क्लॉथ की डंपिंग वैल्यू कम होती है तो उस पर रेजिस्टेंस कम लगता है और उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, वो जल्दी नीचे आता है, ठीक है। तो ये हमारा चौथा फैक्टर था डंपिंग वैल्यू, ठीक है, जिसकी बेसिस पे हम डायनेमिक्स की ऑफ रिजिड बॉडी की मतलब स्टडी करेंगे। और चौथा जो होता है वो इलास्टिसिटी होता है। तो देखिए इसको इलास्टिसिटी को भी देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये एक सरफेस है जिसकी इलास्टिसिटी 100 है, ठीक है, और एक कोई दूसरा सरफेस है जिसकी इलास्टिसिटी 50 है, ठीक है। इसकी इलास्टिसिटी 100 है, इसकी इलास्टिसिटी 50 है, ठीक है। दोनों सरफेस पे एक बॉल हम गिराते हैं ऐसे ऊपर से, m मास की बॉल है, ठीक है, ओके। दोनों पे एक साथ बॉल जब गिरती है, ठीक है, तो ऑफकोर्स बॉल बाउंस बैक करेगी ऊपर की तरफ। तो जिसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा रहेगी वो बॉल पे जो बाउंसिंग फोर्स है वो ज़्यादा लगाएगा, यानी कि इसको हिट करने के बाद जो है वो बॉल ज़्यादा ऊंचाई तक वापस जाएगी और इसको हिट करने के बाद बॉल जो है वो कम ही हाइट तक जाती है। यानी कि इस बॉल के मोशन को इसकी इलास्टिसिटी क्या करे, इफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से इलास्टिसिटी के बारे में हमने देखा कि वो किस तरह से बॉडी के डायनेमिक्स को इफेक्ट करती है, ठीक है। तो दोस्तों बेसिकली अगर हम इन्हीं 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आगे की स्टडी करेंगे, ठीक है, तो पहला मास हो गया, दूसरा फ्रिक्शन, तीसरा डंपिंग वैल्यू, चौथी इलास्टिसिटी, ठीक है। तो मैंने डायनेमिक्स का मतलब आपको बताया, रिजिड बॉडी क्या होती है ये बताया, और रिजिड बॉडी की जो डायनेमिक्स है वो किन किन फैक्टर से इफेक्टेड है, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, वो बातें हमने यहाँ करी है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक बातें हैं जो कि हमको चैप्टर शुरू करने से पहले एज ए इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की बातें आगे की जो भी बातें हैं, जैसे मोशन ऑफ पॉइंट इन रिजिड बॉडी या मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, ये सारी बातें हम डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल, एप्लीकेशन ऑफ डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल, ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।